Today we discuss about interference, coherent and incoherent addition of waves। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंटरफियरेंस क्या होता है। जब किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा, दो, तीन या ज़्यादा वेव मिलते हैं तब जो फाइनली वेव जनरेट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट वो सभी इंडिविजुअल वेव के वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है और वो फाइनली वेव जनरेट होने की और एक से ज़्यादा वेव मिलने की फिनोमिनन को इंटरफियरेंस बोला जाता है। उसको हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो अगर मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है यहाँ, और यहाँ ये साइड से एक वेव आ रहा है, ये ऐसा एक वेव आ रहा है ऐसे, और यहाँ ये पॉइंट, यहाँ ये साइड से भी एक वेव आ रहा है ऐसे, ऐसे वेव आ रहा है। यहाँ ये दोनों वेव साथ मिल रहे हैं तो ये पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वेव से उसका डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड होगा और ये वेव से उसका डिस्प्लेसमेंट अप साइड होगा। तो ऐसे केस में हमें उसका वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा और फाइनली हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये दो वेव एक पॉइंट पर ओवरलैप होने की फिनोमिनन को इंटरफेरेंस बोलते हैं। किसी भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा वेव मिलने की फिनोमिनन को इंटरफेरेंस बोला जाता है और वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होते हैं। हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा वेव मिलते हैं तब उसी पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट जो सभी इंडिविजुअल वेव का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है। आइए अब हम कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस के बारे में बात करते हैं और बाद में उसके एडिशन के बारे में बात करेंगे। हमने माना कि यहाँ कोई वाटर सरफेस है और ये वाटर सरफेस पर हमने ये दो नीडल रखी है और वो दोनों नीडल एक ही टाइम पर एक ही साथ और एक ही पैटर्न में वेव जनरेट करते हैं, यानी कि ये दो सोर्स है S1 और S2, वो दोनों एक ही साथ एक ही पैटर्न में वेव जनरेट करते हैं जो मैंने यहाँ बताया है। ये पहला सोर्स से ये सर्कल यानी कि ये क्रेस्ट जनरेट हुआ, उसी ही टाइम उसी ही पैटर्न में ये दूसरे सोर्स से ये क्रेस्ट जनरेट हुआ और ये ऐसी पैटर्न में वेव जनरेट करते हैं जिनके क्रेस्ट और ट्रू इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर इक्वल टाइम पे जनरेट होता है। ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है। कोहेरेंट सोर्स मीन्स ऐसे सोर्स को जो सेम फेज में ओसिलेशन करता हो, यानी कि S1 और S2 अगर सेम फेज में ओसिलेशन करेंगे तो ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोला जाएगा। कोहेरेंट सोर्स से हम किसी भी टाइम पर अगर फोटोग्राफ ले वेव डिस्टर्बेंस का, वेव प्रोपोगेशन का, तो उसमें हमें सेम डिस्टेंस पर और सेम टाइम पर इक्वल क्रेस्ट और ट्रू देखने को मिलेगी। ऐसी पैटर्न हमें यहाँ ये टेक्स्ट बुक की फिगर में दिखाई गई है। यहाँ जो ये डॉटेड लाइन है वो ट्रू दिखा रही है और वो डैश्ड लाइन है वो क्रेस्ट दिखा रही है। ये जो दोनों सोर्स है S1 और S2 उससे ये सेम फैशन में डिजाइन हो रही है। ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है, यानी कि ऐसा सोर्स जो सेम फेज में ओसिलेशन करता हो, यानी कि उसका फेज इक्वल हो, उसे कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है। और ऐसा दो सोर्स जो सेम फेज में ओसिलेशन ना करता हो उसे इनकोहेरेंट सोर्स बोला जाता है। अब हम कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स जो वेव प्रोड्यूस होते हैं उसी वेव का एडिशन के बारे में बात करते हैं। हम अगर यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं ये P पॉइंट ये S1 और S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, यानी कि ये डिस्टेंस S1P, ये डिस्टेंस S1P और ये डिस्टेंस S2P इक्वल होगा, यानी कि ये P पॉइंट पर जो वेव यहाँ से आया होगा उसने S1P डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और यहाँ से आया होगा उसने S2P डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और ये डिस्टेंस सेम होने के कारण और ये दोनों सोर्स
कोहेरेंट होने के कारण, सेम फेज में ओसिलेटिंग करने के कारण, अगर यहाँ से दोनों ने एक टाइम पर क्रेस्ट जनरेट किया तो वो क्रेस्ट एक ही टाइम पर यहाँ पहुँचेंगे। अगर उसने ये दोनों ने S1 और S2 ने ट्रो जनरेट किया तो वो एक ही टाइम पर यहाँ पहुँचेंगे। उसका एडिशन कैसे होगा इसकी हम बात करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये S1 सोर्स है, उसने एक फिक्स टाइम पर वेव जनरेट किया और ये वेव यहाँ P पॉइंट पर पहुँचा, तब ये P पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t ऐसा था। सेम टू सेम उसी ही टाइम पर जब ये पहले S1 सोर्स ने वेव जनरेट किया था, उसी ही टाइम S2 ने एक वेव जनरेट किया और ये यहाँ P पॉइंट पर सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुँचा, तब S2 के कारण ये पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। यहाँ a एम्पलीट्यूड है जो दोनों सोर्स कोहेरेंट है और इक्वल है, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ इंटरफेरेंस होगा और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग ये दोनों जो वेव है उसके कारण ये पॉइंट P का नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी कि 2a cos ओमेगा t होगा, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। और अब हम जानते हैं कि वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, यानी कि इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू KA स्क्वायर। अब हम वेक्टर एडिशन के कोसाइन लॉ को जानते हैं, जो कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, और सारा का सारा अंडर रूट में यहाँ फाई a और b के बीच में एंगल है। ये रिलेशन पर से हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए लिख सकते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को अगर हम a कह दें तो a इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ ये पहला वेव का एम्पलीट्यूड को अगर मैं पहले वेव के एम्पलीट्यूड को मैं a1 बोल दूँ, a1 स्क्वायर, दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड को a2 बोलता हूँ, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई ऐसा होगा। ये सारा का सारा अंडर रूट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात है, उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई ऐसा होगा। अब हम यहाँ से जानते हैं कि a स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू I अपॉन के ऐसा लिखा जा सकता है, यानी यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मैं दूसरे पेज में लिखने की कोशिश करता हूँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी I इज इक्वल टू के एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हम I अपॉन के ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम IR बोल दे, IR अपॉन के ऐसा मैं लिख सकता हूँ। के कांस्टेंट है, यहाँ पहले वेव के केस में I1 अपॉन के सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है, I2 अपॉन के प्लस 2। अब यहाँ एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल मैंने IR अपॉन के लिखा, एम्पलीट्यूड इक्वल लिखा जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन के अंडर रूट I2 अपॉन के इंटू कोस फाई। यहाँ से आप देख सकते हैं ये के
यहाँ से के और ये दोनों अंडर रूट के मिलकर के हो जाएगा। ये तीनों टर्म में से के कॉमन निकल जाएगा और ये के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये फाइनली हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू I1 वत्ता I2 वत्ता 2 अंडर रूट में साथ में लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में I1 I2 कोस फाई। अगर I1 इज इक्वल टू I2 है तो हम आगे लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज इक्वल टू I वत्ता I1 इज इक्वल टू I2 है और इज इक्वल टू I है, तो हम लिख सकते हैं I वत्ता 2 अंडर रूट I इंटू I कोस फाई। यहाँ हम लिख सकते हैं 2I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू अंडर रूट I यानी कि I कोस फाई, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज इक्वल टू 2I वत्ता 2I कोस फाई। अगर कोहेरेंट सोर्स है यानी कि सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये वैल्यू 1 होगी, यानी कि 2I वत्ता 2I, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR बराबर 4I होगी। यानी कि कोहेरेंट सोर्सेस के केस में जो फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, हमने P पॉइंट पर कंसीडर किया था, वहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2a कोस ओमेगा टी, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। और वहाँ नेट इंटेंसिटी उसको हम अगर I बोल दे तो I इज इक्वल टू 4I0 होगी। ये I0 ओरिजिनल इंटेंसिटी है और ये नेट इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम होगी और ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है, यानी कि दो कोहेरेंट सोर्सेस जब ऐसे कोई पाथ डिफरेंस ना हो, यानी कि S1P इज इक्वल टू S2P ऐसे पॉइंट पर मिले, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमने जो पॉइंट लिया था ऐसे पॉइंट पर मिले, तो ऐसे में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और ये नेट डिस्प्लेसमेंट होता है जो दोनों के एडिशन के इक्वल है और ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। हमने कोहेरेंट एडिशन के सिंपल केस की बात की, उसमें हमने S1P इज इक्वल टू S2P ऐसा लिया, यानी कि ये पॉइंट P पर जो ये वेव पहुंचता है S1 से और S2 से, ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी कि S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। और ऐसा हमने सिंपली ले लिया क्योंकि अगर S1 यहाँ है और S2 यहाँ है तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट हो गए ये पॉइंट P, तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके वे पहुँचेंगे और ऐसे केस में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होंगे और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेंगी। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं, यहाँ पॉइंट Q लेते हैं और ये एक सोर्स है S1, यहाँ मैंने रफली फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये सोर्स है S2, ये दोनों सोर्स इन फेज में है, यानी कि सेम फेज पर ओसिलेटिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से जो वेव जनरेट हुआ उसने ये डिस्टेंस यानी कि 1 वेवलेंथ, 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 3 वेवलेंथ का डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा। ये दोनों सेम फेज में है, यानी कि ये वेव ने यहाँ अगर ऐसे फेज में ओसिलेशन स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ क्रेस्ट यहाँ ट्रो, तो ये पैटर्न भी सेम ही है, यानी कि यहाँ मैंने रफली फिगर ड्रॉ की है। ये पहली वेवलेंथ, ये दूसरी वेवलेंथ, ये तीसरी वेवलेंथ, ये फोर्थ वेवलेंथ और ये फिफ्थ वेवलेंथ, यानी कि ये 5 लैम्बडा डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ Q पॉइंट पर पहुँचा। यानी कि ये S1 में से जो वेव एमिट हुआ, वेव जनरेट हुआ, उसने 3 साइकिल डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 साइकिल डिस्टेंस, और इसने 5 साइकिल डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि ये S2Q
माइनस S1Q इज इक्वल टू 2 लेमड़ा होगा, यानी कि S2Q और S1Q के बीच में पाथ डिफरेंस 2 लेमड़ा के इक्वल है। हम जानते हैं कि एक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, क्योंकि ऐसा हमें वेव की जो साइकिल है ऐसी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एक वेवलेंथ बोले, तो यहाँ से ये 180 डिग्री यानी पाई और यहाँ से ये फिर 180 डिग्री यानी कि पाई, यानी कि वेवलेंथ इक्वल 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पाथ डिफरेंस हम समझ सकते हैं S2Q माइनस S1Q इज इक्वल टू 2 लेमड़ा मिला, और यह पॉइंट पर वेव इंटरफेयर होते हैं, लेकिन जो वेव इंटरफेयर होते हैं वो सेम फेज में है, क्योंकि दोनों सोर्स सेम फेज में है। अगर यहाँ ये S1 से क्रेस्ट आया तो उसी S2 से उसी टाइम क्रेस्ट ही आया, यानी कि सेम फेज में इंटरफेयर हो गए, लेकिन उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिफरेंट है। यानी कि इसने 3 साइकिल डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 लेमड़ा, इसने 5 साइकिल यानी कि 5 लेमड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि उसका इनिशियल फेज सेम नहीं होगा। उसका इंस्टंटेनियसली फेज जिस समय इंटरफेयर हो रहे उसी समय का फेज सेम है, लेकिन इनिशियल फेज सेम नहीं है। अगर हम मान लें कि ये पहले वेव से जो नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा पॉइंट P पर वो y1 इज इक्वल टू A cos ओमेगा t है। मान ले कि ये वेव का इनिशियल फेज यहाँ से जो वेव स्टार्ट हुआ तभी का इनिशियल फेज अगर 0 है तो जो दूसरा वेव होगा उसके लिए y2 इज इक्वल टू A cos ओमेगा t माइनस 4 पाई ऐसा फेज होगा। ये 4 पाई इनिशियल फेज है। ये जो पाथ डिफरेंस है ये 2 लेमड़ा है। हमने यहाँ बात की कि लेमड़ा के इक्वल फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, तो 2 लेमड़ा के इक्वल फेज डिफरेंस 4 पाई होगा, और ये माइनस करना पड़ेगा। ये हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो वेव यहाँ तक पहुँचा, ये पहला वेव, उसने 3 साइकिल का डिस्टेंस ट्रैवल किया और हमने मान लिया कि उसका इनिशियल फेज अगर 0 था तो उसी समय ये वेव का इनिशियल फेज 0 नहीं होगा, क्योंकि ये वेव हम मान लेते हैं कि ये वेव t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर यह सोर्स ने वेव जनरेट करना स्टार्ट किया। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, और 1 सेकंड में एक वेवलेंथ का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये 3 सेकंड पर यहाँ पहुँचा, 4 सेकंड पर यहाँ पहुँचा, और 5 सेकंड पर t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर यहाँ पहुँचा। तो अगर ये सोर्स ने t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेव जनरेट करना स्टार्ट किया तो ये सोर्स ने उसके 2 सेकंड पहले वेव जनरेट करना स्टार्ट किया होगा, यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, क्योंकि ऐसा किया तो ही ये सेम फेज में रहेंगे और यहाँ सेम फेज में ही इंटरफेयर होंगे। ये वेव ने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 और 5, यानी कि 5 सेकंड में ये यहाँ पहुँचा 5 साइकिल का डिस्टेंस ट्रैवल करके, क्योंकि ये दूर था, और 5 सेकंड पर यहाँ दोनों वेव इंटरफेयर हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोर्स ने S1 सोर्स ने t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेव जनरेट किया, और ये वेव 1 सेकंड, दूसरी सेकंड और तीसरी सेकंड, यानी कि 2 के बाद 5वीं सेकंड पर यहाँ पहुँचे Q पॉइंट पर। लेकिन ये सोर्स ने t इज इक्वल टू 0 सोर्स पर वेव जनरेट किया, और ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचा और इंटरफेयर हुआ। यानी कि अगर हम ये सोर्स जो t इज इक्वल टू 2 पर वेव जनरेट करना स्टार्ट करते हैं उसके इनिशियल फेज को अगर 0 कहे तो उसका ये सोर्स S2 का इनिशियल फेज को हमें 4 पाई माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ये t इज इक्वल टू 2 टाइम के अर्लियर 2 सेकंड
हमने सिंपली से 1 सेकंड को एक वेवलेंथ ऐसा कंसीडर समझने के लिए किया है। तो ये वेव 1 सेकंड और ये दूसरी सेकंड यानी कि यहाँ पहुँचा होगा। जब ये सोर्स ने वेव जनरेट करना स्टार्ट किया तो उसी समय ये S2 का वेव ऑलरेडी यहाँ पहुँच गया होगा और हमने ये टाइम का सोर्स t=2 टाइम का 2 सेकंड का इनिशियल फेज अगर 0 लिया है तो ये फेज 0 यहाँ होगा, यानी कि ये फेज को हमें 2 सेकंड अर्लियर, मैं सिंपली समझाने के लिए कहता हूँ 2 सेकंड अर्लियर यानी कि 2 वेवलेंथ अर्लियर यानी कि 2 वेवलेंथ इक्वल 4 पाई अर्लियर लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ जो ये वेव मिल रहे हैं t=5 सेकंड पर वो सेम फेज में इंटरफेयर हो रहे हैं, वो उनका इंस्टेंटेनियसली फेज सेम है लेकिन इनिशियल फेज सेम नहीं होगा। अगर ये पहले वेव से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो y1 = a cos ओमेगा t है, तो ये दूसरे वेव से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो 2 वेवलेंथ अर्लियर यानी कि उनका फेज डिफरेंस -4 पाई ऐसा कट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी अकॉर्डिंग cos ओमेगा t -4 पाई cos ओमेगा t होता है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट भी y2 a cos ओमेगा t होगा, यानी कि y1 y2 2a y1 प्लस y2 2a cos ओमेगा t होगा। यानी कि पहले जो सिंपल केस में S1p S2p था और वहाँ जो हमने नेट डिस्प्लेसमेंट मिला था उसी ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिलता है। यानी कि हम वेवलेंथ को अगर 2 लैम्ब्डा के पाथ डिफरेंस इक्वल ले लें तो हमें सेम ही डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है और ये केस में हमें फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। यानी कि फाइनल इंटेंसिटी मैक्सिमम I=4I0 होगी और हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। यानी कि अगर हम ये प्रैक्टिकली देखें और ये दोनों के बीच में हमने पाथ डिफरेंस S2q -S1q = 2 लैम्ब्डा लिया था, लेकिन अगर हम 4 लैम्ब्डा ले या 6 लैम्ब्डा ले या 8 लैम्ब्डा ले तो ऐसे केस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि हम जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पर 2 वेव इंटरफेयर हो रहे हैं 2 सोर्स में से और उसके बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्ब्डा है वेयर n = 0 1 2 3, तो ऐसे केस में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस n लैम्ब्डा इक्वल होना चाहिए और n = 0 1 2 3। यहाँ हमने पाथ डिफरेंस की डिस्कस की, लेकिन हम फेज डिफरेंस की भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं तो कोई बात नहीं, जो हमारा पहला केस था उसी केस आएगा और फेज डिफरेंस इनिशियल फेज भी 0 होगा, यानी कि फेज डिफरेंस 0 cos 0 = 1 यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन n अगर 1 लेंगे तो हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा 1 लैम्ब्डा, उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें मिलेगा पाथ डिफरेंस 2 लैम्ब्डा, फेज डिफरेंस 4 पाई। अगर 3 लेंगे तो 3 लैम्ब्डा, पाथ डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस 6 पाई। यानी कि हमें फेज डिफरेंस 0 2 4 6 पाई के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और हम जानते हैं cos n पाई की वैल्यू ±1 होते हैं, यह हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं। cos n पाई की वैल्यू ±1 होते हैं और ये अगर cos n पाई =-1 होगा अगर n की वैल्यू ओड होगी, और cos n पाई ऑलवेज +1 होगा अगर n की वैल्यू इवन होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें पाथ डिफरेंस 1 2 3 4 5 लैम्ब्डा मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस
इवन ही मिलेगा, यानी कि 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। और ऐसे केस में कोस पाई की वैल्यू +1, यानी कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। और ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता देते हैं कि ये जो सोर्स हमारा कोहेरेंट या इनकोहेरेंट सोर्स है S1 और S2, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम स्मॉल डी बोलेंगे। और यहाँ तो हमें पहले सिंपल केस में S1P = S2P लिया था, लेकिन उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस S2Q - S1Q = समथिंग लैम्बडा, तो ऐसे केस में ये दोनों सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस D वेरी स्मॉल होगा। और ऐसे केस में हम एम्पलीट्यूड को नियरली सेम एज्यूम कर सकते हैं। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं R, और ये दो कोहेरेंट सोर्स है S1 और S2। ये सोर्स में से जो वेव आया, ये एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ और एक आधी वेवलेंथ, यानी कि 2.5 वेवलेंथ का डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ आया। और ये यहाँ से जो वेव एमिट हुआ वो एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ और ये 3 वेवलेंथ का डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, यानी कि ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा 0.5 लैम्बडा। यहाँ हमने जो ये केस की डिस्कशन की उसमें हमने पाथ डिफरेंस लैम्बडा के मल्टीपल इंटेजर में लिया था, लेकिन यहाँ हम ओड ऑफ इंटेजर पाथ डिफरेंस ले रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर यहाँ R पॉइंट पर ये दोनों वेव हम देखते हैं कि इंटरफियर हो रहे हैं, और अगर ये S1 सोर्स से जो वेव आया उसके कारण यहाँ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, उसे हम Y1 बोल दे, तो Y1 अगर हम मान ले A cos ओमेगा t ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट होगा Y2 A cos। ये दोनों सोर्स इंस्टेंटेनियसली तो सेम फेज में है, लेकिन उनका इनिशियल फेज इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसने 2.5 हाफ साइकिल ट्रैवल करके यहाँ आया है, ये 3 हाफ साइकिल आया है, यानी कि हमें आधी हाफ साइकिल जितना फेज डिफरेंस। एक वेवलेंथ में हमने डिस्कस किया था कि एक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, तो आधी वेवलेंथ के इक्वल फेज डिफरेंस पाई होगा, यानी कि यहाँ इनिशियल फेज हमें -पाई सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि Y1 A cos ओमेगा t और Y2 A cos ओमेगा t -5। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जानते हैं। Y2 A cos, अगर यहाँ इवन पाई है तो फाइनली होगा cos ओमेगा t -पाई। यहाँ मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, ये होगा -cos ओमेगा t, यानी कि फाइनली होगा Y2 A cos ओमेगा t। और फाइनल डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग Y1 + Y2 Y1 A cos ओमेगा t, Y2 - A cos ओमेगा t, यानी कि 0। यानी कि पाथ डिफरेंस अगर ओड ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगा, तो ऐसे केस में हमें नेट इंटेंसिटी 0 देखने को मिलेगी, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और नेट इंटेंसिटी 0 देखने को मिलेगी। ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। और उसकी जनरल फार्मूला के बारे में हम बात करें तो ये उसकी जनरल फार्मूला, अगर पाथ डिफरेंस S1P - S2P = n + 1/2 लैम्बडा, वेयर n = 0, 1, 2, 3, यानी कि पाथ डिफरेंस लैम्बडा के ओड ऑफ इंटेजर के इक्वल में हो, तो ऐसे केस में हमें 0 इंटेंसिटी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ हम n = 0 ले लें तो ये 0 + 1/2 यानी कि 0.5 लैम्बडा होगा। अगर n की वैल्यू हम 1 ले लें तो 1.5 लैम्बडा होगा, 2 ले लें तो 2.5 लैम्बडा होगा, 3 ले लें तो 3.5 लैम्बडा होगा। और उसके अकॉर्डिंग
जो फेज डिफरेंस आएगा 0.5 यानी कि फेज डिफरेंस पाई, ये फेज डिफरेंस 3 पाई और ये फेज डिफरेंस 5 पाई, ये फेज डिफरेंस 7 पाई, ऐसे 100 चलता रहेगा। हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से cos n पाई की वैल्यू ऑलवेज ±1, लेकिन इवन पाई के केस में +1 यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमने पहले बात की वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ cos ओड पाई आएगा, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई यानी कि -1, यानी कि हमें जीरो इंटेंसिटी को देखने को मिलेगी। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, जनरल फॉर्मूला जो दिखाती है कि वेवलेंथ मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। और अगर ये ओड ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। यहाँ हमने पहले सिंपल केस में पाथ डिफरेंस 0 ले लिया, बाद में लेम्बडा के मल्टीपल इंटीजर में यानी कि 1 लेम्बडा, 2 लेम्बडा, 3 लेम्बडा लिया और हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। और अगर हम पाथ डिफरेंस 0.5 लेम्बडा, 1.5 लेम्बडा लेते हैं तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलते हैं। अब हम जनरल केस की डिस्कशन करते हैं और किसी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं जी, और यहाँ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके ये पहले सोर्स S1 में से वेव पहुँचा और ये दूसरे सोर्स S2 में से कुछ आर्बिट्ररी डिस्टेंस ट्रैवल करके ये वेव पहुँचा और यहाँ इंटरफियर हुआ और उसके बीच में फेज डिफरेंस हमने पहले 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा लिया था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। बाद में हमने फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई यानी कि ओड पाई लिया तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला। अब हम जनरल फेज डिफरेंस ले लेते हैं फाई, यानी कि ऐसे केस में अगर जो पहले सोर्स से वेव एमिट हुआ और यहाँ आया उससे यह जी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू अगर ए कोस ओमेगा टी जनरेट हुआ और तो दूसरे सोर्स से जो वेव आया उससे डिस्प्लेसमेंट होगा y2 इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, यानी कि हमें रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि y इज इक्वल टू, मैं दोनों में से ये कॉमन ले लेता हूँ तो ये होगा a इज इक्वल a और ब्रैकेट में कोस ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी प्लस फाई। हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जानते हैं, कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2 ऐसा होता है। हम ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यहाँ यूज करते हैं। मैं इस पेज में यहाँ लिख देता हूँ। यह हमारा फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू हुआ ए कोस ओमेगा टी, ये ब्रैकेट में है, प्लस कोस ओमेगा टी प्लस फाई। हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो ये फाइनली होगा ए, पहले होगा 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, ये हमारा ए है और यह एंगल हमारा बी है, यानी कि पहले होगा ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 इंटू कोस ओमेगा टी ए माइनस बी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन 2 ऐसे होगा, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ए 2 ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी यानी कि 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ओमेगा टी और ये प्लस 5
अपॉन 2 कोस ऐसे होगा। और ये कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसल और -5/2 कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कोस थीटा यानी मैं माइनस साइन लिखता नहीं हूँ क्योंकि ये इवन फंक्शन है, यानी कि 5/2 कोस 5/2, यानी कि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू होगा, ये 2 को मैं आगे लिख देता हूँ 2a, ये टर्म में यहाँ साथ में लिख देता हूँ कोस 5/2 कोस ओमेगा टी प्लस 5/2, यानी कि हमें जो फाइनली नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट में ये इक्वेशन बता रहा है कि ये एम्पलीट्यूड होगा, ये नेट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होगा और ये उसका फेज डिफरेंस होगा। हम जानते हैं इंटेंसिटी जो पहले केस में हमें मिली थी वो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 4I0 थी, लेकिन ये केस में इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 4I0 कोस स्क्वेयर 5/2 होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑलवेज एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है। ये टर्म का अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ आएगा 4a²। 4a² मीन्स ये इंटेंसिटी और इसका स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर 5/2, यानी कि हमें इंटेंसिटी ये फॉर्मूला से मिलेगी। अगर हम ये जनरल फार्मूला में फाई की वैल्यू 0 या ±2π या ±4π ऐसी पुट करें तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पैटर्न देखने को मिलती है, यानी कि कोस की वैल्यू हम 0 या 2π या 4π इवन पाई वैल्यू पुट करें तो हमें +1 इवन पाई मीन्स उसकी वैल्यू +1, यानी कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं। अगर हम फाई इज इक्वल टू ±π ±3π ±5π ऐसी वैल्यू पुट करें तो हमें कोस ओड पाई की वैल्यू -1 होगी, यानी कि हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं। अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स है यानी कि सेम फेज में ओसिलेशन कर रहा है, यानी कि क्रेस्ट और ट्रू की फैशन सेम ही है, यानी कि सेम ओसिलेशन में अगर वाटर की बात करें तो वो सेम ही टाइम पर अप और डाउन हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें मिनिमा और मैक्सिमा की जो कंडीशन मिलेगी, यानी कि वेव इंटरफेयर हो गए और जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पैटर्न मिलेगी मैक्सिमा और मिनिमा की, वो हमें स्टेबल पैटर्न देखने को मिलेगी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर दो नीडल सेम फेज में ओसिलेशन ना कर रही हो और वो टाइम के साथ उनका ओसिलेशन चेंज हो रहा है, क्रेस्ट चेंज हो रहा हो, क्रेस्ट और ट्रू की पोजीशन अगर चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में हमें स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगी और इसलिए हमें मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन है वो भी स्टेबल नहीं रहेगी। ऐसे केस में हमें जो फाइनल इंटेंसिटी देखने को मिलती है उसका हमें टाइम एवरेज लेना पड़ता है, यानी कि फाइनल इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 4I0 कोस स्क्वेयर 5/2, यानी कि ये 4I0 यहाँ हमें टाइम एवरेज लेना पड़ेगा। ये 4I0 को मैं बाहर लिख देता हूँ और हम जानते हैं कि ये कोस फंक्शन का एक टाइम पीरियड पर एवरेज 1 होता है, यहाँ 1/2 होगा, यानी कि 4I0 1/2 यानी कि 2I0, यानी कि हमें फाइनल इंटेंसिटी की टाइम एवरेज वैल्यू 2I0 देखने को मिलेगी। ऐसा इनकोहेरेंट सोर्स के केस में होता है, ऐसा दो सोर्स जो सेम फेज में ओसिलेशन ना करता हो।